हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान में गलती से गिरी थी भारतीय मिसाइल, अब अमेरिका ने दी है वार्निंग। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे दोस्तों अमेरिका की रिपोर्ट में भारत को वार्निंग दी गई है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा आज आपको हम बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां पर यासीन मलिक की सजा के बाद शहबाज शरीफ के बिगड़े बोल, कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन। जी हां दोस्तों, और भी बहुत कुछ कहा है दोस्तों, बताएंगे आपको। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अब भारत ने आईएमएफ को सीधा जवाब दिया है दोस्तों गेहूं के एक्सपोर्ट को लेकर। बताएंगे दोस्तों भारत ने हाँ कहा है या ना। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर रशिया तेल खरीद पर चर्चा करने के लिए आएंगे अमेरिकी अधिकारी, क्या भारत पर भी लगेगा प्रतिबंध। दिखाएंगे दोस्तों क्या है आखिर इस रिपोर्ट में। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर मोदी सरकार के 8 साल पर लोकसभा चुनाव का हुआ आगाज, पार्टी ने तैयार किया 2024 का रोड मैप। बताएंगे क्या रोड मैप है दोस्तों। और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में अब मिलेगी 3 गुना अधिक रकम। जी हां दोस्तों, आखिर क्या है सरकार का नया प्लान, सबसे पहले आपको यहाँ हम बताएंगे दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है और मानते हैं हमेशा की तरह कि भारत देश अपना नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में गलती से गिरी थी भारतीय मिसाइल, अब अमेरिका ने दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि चीन, भारत और पाकिस्तान के नेता परमाणु देशों के बीच युद्ध के जोखिमों और इसके खामियाजे से बखूबी वाकिफ हैं। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में बढ़ रहा राष्ट्रवाद युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। और ये रिपोर्ट यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, बोले तो यूएसआईपी ने तैयार किया है दोस्तों। इस रिपोर्ट में मार्च 2022 में पाकिस्तानी क्षेत्र में भारतीय मिसाइल के गलती से गिरने की घटना का भी जिक्र किया गया है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2022 में भारतीय हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के गलती से पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरने जैसी दुर्घटनाएं माहौल अस्थिर कर सकती हैं। इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में बदल रही रणनीतिक परिस्थितियों से पैदा हुई चुनौतियों की समीक्षा की गई है दोस्तों। इसके साथ ही अमेरिका से ये आग्रह किया गया है कि वो भारत पाकिस्तान परमाणु हॉटलाइन की स्थापना करके परमाणु खतरे को कम करने पर ध्यान दे। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स से ये गुजारिश भी की गई है कि वे भारत और चाइना से रणनीतिक वार्ता में शामिल होने को कहें। इसके साथ ही एक ऐसे नए क्षेत्रीय फोरम को शुरू करने का आइडिया रखें जिसमें परमाणु 7 देश चाइना, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हो। और इस फोरम को परमाणु नियमों को मजबूत और स्थित करने पर चर्चा करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। यूएसआईपी की इस रिपोर्ट में जो बाइडेन प्रशासन से आग्रह किया गया है कि वो तालिबान के साथ जारी बातचीत का इस्तेमाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए समक्ष खतरे को कम करने के लिए करे। जी हाँ दोस्तों, यानी इस रिपोर्ट में हर तरह की चीजें दी गई हैं दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान में जो भारत का ब्रह्मोस मिसाइल गलती से गिरा था दोस्तों, उसका भी जिक्र किया गया है। और एक तरीके से चेतावनी दी गई है दोस्तों भारत को, पाकिस्तान को और चाइना को और अमेरिका को दोस्तों। ये डर है कि कहीं एशिया में अगर युद्ध भड़का तो इसकी आग पश्चिमी देशों तक जाएगी। और इसी डर की वजह से ये रिपोर्ट तैयार किया गया है दोस्तों, जिसका बड़ा खुलासा हमने आपके सामने किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपकी इस पर निजी राय क्या होगी बताना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन। जी हाँ, यासीन मलिक की सजा के बाद शहबाज शरीफ के बिगड़े बोल। बता दें दिल्ली की स्पेशल एनआई कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा का ऐलान होते ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बिगड़े बोल सामने आए हैं दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र और उसकी न्याय प्रणाली के लिए एक काला दिन है। भारत यासीन मलिक को शारीरिक रूप से कैद कर सकता है, लेकिन वो कभी भी उस स्वतंत्रता के विचार को कैद नहीं कर सकता। दरअसल यासीन मलिक की सजा के ऐलान के कुछ ही देर बाद दोस्तों अपने एक ट्वीट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
शहबाज शरीफ ने यह प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि यासीन मलिक के लिए ये सजा कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को नई प्रगति प्रदान करेगा। आपको बता दें, यासीन मलिक के सजा के मामले में पाकिस्तान पहले से ही बौखलाया हुआ था। पाकिस्तान के नेता और खिलाड़ी नफरत भरी टिप्पणियां कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यासीन मलिक को सजा सुनाने के बाद पूरा पाकिस्तान बौखला उठा है दोस्तों। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है घाटी से, जहां यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के बाद घाटी के हालात बिगड़े। जी हाँ दोस्तों, कई इलाकों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। बता दें, टेरर फंडिंग केस में दिल्ली की स्पेशल एनआई कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है दोस्तों, जिसके बाद सजा का ऐलान होते ही जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ने की स्थिति को देखते हुए श्रीनगर के मैसूमा और डाउन टाउन इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इससे पहले श्रीनगर के मैसूमा इलाके में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के समर्थकों और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच मारपीट हुई है दोस्तों, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक को ये सजा सुनाई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या जवाब होगा यासीन मलिक की सजा को लेकर? क्या उम्र कैद की सजा यासीन मलिक के लिए काफी है दोस्तों, या कोई और सजा मिलनी चाहिए थे? आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य ही बताइएगा दोस्तों। और रिक्वेस्ट आप सभी से, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक जहां आपकी इच्छा हो। और दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत नहीं बदलेगा अपना फैसला, भारत का आईएमएफ को जवाब। कहा गेहूं एक्सपोर्ट पर लगा रहेगा बैन। जी हाँ दोस्तों, गेहूं के निर्यात पर लगा प्रतिबंध यानी वीट एक्सपोर्ट बैन फिलहाल हटने नहीं जा रहा है दोस्तों। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने पहुंचे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अलग से एक इंटरव्यू में ये बात साफ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रॉयटर्स एजेंसी से कहा है कि अभी दुनिया में अस्थिरता का दौर है। अगर ऐसे में हम एक्सपोर्ट बैन को हटा देंगे तो इसका फायदा काला बाजारी, जमाखोरों और सट्टेबाजों को होगा। ये ना तो जरूरतमंद देशों के हित में होगा, ना ही गरीब लोगों की मदद कर पाएगा। रॉयटर्स की ओर से भारत के प्राइवेट प्लेयर्स के निर्यात को फिर से खोलने की बात को लेकर सवाल किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पीयूष गोयल ने कहा कि इससे बचने का स्मार्ट तरीका यही है कि सरकारी रूट के माध्यम यानी G2G से ही निर्यात किया जाए। इस तरह से हम जरूरतमंद और गरीब लोगों को सस्ता गेहूं उपलब्ध करा सकेंगे। गोयल ने कहा कि भारत के इस फैसले का मर्म समझाने के लिए उन्होंने विश्व व्यापार संगठन बोले तो WTO और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF के साथ संपर्क भी किया था। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि भारत ने सीधा और टका जवाब IMF को दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां रूसी तेल खरीद पर चर्चा करने के लिए आगे आएंगे अमेरिकी अधिकारी। क्या भारत पर लगेगा प्रतिबंध? बता दें, अमेरिकी प्रतिबंधों के विषय में अधिकारी और निजी उद्योगपतियों के साथ बात करने और रूसी तेल खरीद को लेकर लगातार बढ़ने से रोकने के लिए जो बाइडेन प्रशासन के अधिकारी मंगलवार को भारत पहुंचे हैं दोस्तों। ट्रेजरी विभाग के एक प्रवक्ता के मुताबिक आतंकवादी वित्त पोषण और वित्तीय अपराधों की सहायक सचिव एलिजाबेथ रोजनबर्ग गुरुवार को नई दिल्ली और मुंबई का दौरा करेंगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रेजरी विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक रोजनबर्ग की भारत यात्रा जो बाइडेन प्रशासन के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है, जिसमें दुनिया भर के अमेरिकी सहयोगियों को USA द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रणों के कार्यान्वयन के बारे में अधिकारियों और उद्योगपतियों के समक्ष रखा जाएगा। वर्तमान में रशिया के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध अन्य देशों को रशिया से तेल खरीदने नहीं रोक सकती है दोस्तों, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने ऐसे मध्यम प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं जो इन खरीद को प्रतिबंधित कर सकते हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या अमेरिका भी भारत पर प्रतिबंध लगा पाएगा दोस्तों, या कभी नहीं लगा सकता? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने रशिया से तेल खरीद बढ़ा दी है दोस्तों। तेल खपत में अमेरिका और चाइना के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। भारत ने अप्रैल में रूसी तेल आयात को बढ़ाकर लगभग 2,77,000 बैरल प्रतिदिन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो कि मार्च में 66,000 बैरल प्रतिदिन था। ऐसे में बीते साल 8 ऐसे देश थे जिनसे भारत ने रूस की तुलना में अधिक तेल खरीदा था, लेकिन इसके अप्रैल महीने तक ये आंकड़ा कहीं आगे बढ़ गया। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पर 2 दशक में पहली बार होगी नेपाली PM की अमेरिका की यात्रा।
यात्रा जुलाई में जाएंगे अमेरिका देवबा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की अमेरिका से बढ़ रही करीबी के बीच अब ये खबर आ रही है दोस्तों कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा की अमेरिका यात्रा का कार्यक्रम लगभग पक्का हो गया है दोस्तों। वे जुलाई के मध्य में वॉशिंगटन जाएंगे। 2 दशक में ये किसी नेपाली प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय अमेरिका यात्रा होगी। कुछ कूटनीतिक सूत्रों ने नेपाली मीडिया को बताया है कि देवबा की ये यात्रा संभवतः 14 से 16 जुलाई के बीच होगी, लेकिन मुमकिन है दोस्तों कि ये यात्रा का कार्यक्रम जुलाई के पहले हफ्ते में ही बन जाए। अगली खबर की बात करें, जहां पर व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश हुई एक बार फिर नाकाम। 5वीं बार बाल बचे रूसी राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस कायरलो बुडानोव ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया है कि उन्होंने कहा है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने की एक नाकाम कोशिश की गई है। बुडानोव ने कहा है कि पुतिन पर हमले का यह प्रयास कुछ समय पहले ही हुआ था। जानकारी के मुताबिक रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में ये हमले का प्रयास हुआ। इसे जोड़कर पुतिन के ऊपर 5 बार हमले का प्रयास हो चुका है। बुडानोव ने कहा दोस्तों कि ये जानकारी सार्वजनिक नहीं है। पुतिन के कत्ल का प्रयास वास्तव में हुआ था, लेकिन ये असफल हो गया था। एक बार फिर ये नाकामयाब रहा। इस बारे में दुनिया को बताया नहीं गया, लेकिन ये असल में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान में सत्ता पलटने को इमरान खान का आजादी मार्च प्रदर्शन में झड़प। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई द्वारा फ्रेश चुनाव की मांग को लेकर बुधवार को एक बड़े विरोध प्रदर्शन आजादी मार्च के आह्वान करने के बाद देश में तनाव बढ़ गया है दोस्तों। लाहौर, कराची और देश के अन्य हिस्सों में पीटीआई नेताओं और समर्थकों पर पुलिस की कार्रवाई के वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं। जी हाँ दोस्तों, बीती 24 मई को पीटीआई के नेताओं और समर्थकों पर कार्रवाई के दौरान एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या के बाद मौजूदा सरकार ने इमरान खान के विरोध मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पीटीआई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रतिबंध की अवहेलना की और इस्लामाबाद की ओर प्रदर्शन के लिए आगे बढ़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तार करने से शहबाज सरकार को रोका दोस्तों, इस्लामाबाद में रैली की इजाजत दे डाली। जी हाँ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले शहबाज शरीफ सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को इस्लामाबाद के H9 ग्राउंड इलाके में धरना देने की अनुमति भी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दोस्तों शहबाज शरीफ सरकार को तगड़ी वाली मिर्ची लगी है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान के कराची में छिपा बैठा है दाऊद इब्राहिम। ईडी के सामने गवाह ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक गवाह ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से कहा है कि भगौड़ा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में बैठा है, जबकि एक अन्य गवाह ने कहा है कि उसे ऐसा बताया गया है कि दाऊद हर महीने अपने भाई बहनों को 10 लाख रुपए भेजेगा। जी हाँ दोस्तों, दाऊद से संबंधित संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलिक के खिलाफ दायर ईडी के आरोप पत्र में इन दोनों गवाहों के बयान दर्ज हैं। गैंगस्टर की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह पारकर ने जांच एजेंसी के सामने अपने बयान में कहा है कि दाऊद उसका मामू है और वो 1986 के आसपास मुंबई में दमवार वाला बिल्डिंग के चौथे माले पर रहता था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर मोदी सरकार से गुहार लगाई गई है दोस्तों की अच्छे जीवन की आस में भारत से बांग्लादेश में घुस रहे हैं रोहिंग्या मुस्लिम, कृपया करके रोके मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश सरकार ने भारत से हो रही रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ को लेकर चिंता जताई है दोस्तों। उन्होंने भारत सरकार से इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। बांग्लादेश का कहना है कि बीते कुछ हफ्तों में कई रोहिंग्या मुसलमानों ने भारत से उनके यहाँ घुसपैठ किया है। इस संबंध में बांग्लादेश सरकार ने भारत को एक पत्र भी भेजा है दोस्तों। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमान अलग अलग सीमाओं से बांग्लादेश में दाखिल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में हो सकता है बड़ा आतंकी हमला, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अलावा दिल्ली पुलिस को करीब 6 से 7 संवेदनशील अलर्ट मिले हैं, जिसमें बाकायदा लिखा गया है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा के
विरोध में दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया था, उसी दिन से लगातार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मिल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यासीन मलिक को दोषी करार दिए जाने के विरोध में उसके हार्डकोर समर्थक और उसके करीबी आतंकी संगठनों के प्रमुख सीमा पार से दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का प्लान बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली खबर की, जहां कश्मीर में लगातार दूसरे दिन बड़ी हैवानियत की खबर आ रही है दोस्तों, जहां टीवी एक्ट्रेस की निर्मम हत्या, 10 साल के भतीजे को भी आतंकियों ने मारी गोली। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी अब महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाने से नहीं कतरा रहे हैं दोस्तों। लगातार दूसरे दिन घाटी में हुई आतंकी वारदात में मासूम के घायल होने का मामला सामने आया है। एक दिन पहले ही मंगलवार को आतंकियों ने एक कांस्टेबल को निशाना बनाया था, जिसमें उनकी 9 साल की बच्ची घायल हो गई थी। हमने आपको कल की खबर में बताया था ये बात, लेकिन दोस्तों आज जो बड़ी खबर आ रही है, जहां कल रात एक टीवी एक्ट्रेस पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। इसमें एक्ट्रेस का 10 साल का भतीजा भी घायल हो गया है, जबकि एक्ट्रेस की मौत हो गई है दोस्तों। पुलिस के मुताबिक आतंकी हमले की ये घटना बुधवार को बड़गाम जिले के चदूरा के हिशरू इलाके में हुई है दोस्तों। अमरीन पर फायरिंग शाम करीब 7:55 पर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जम्मू कश्मीर में फिर एक बार आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी है दोस्तों। ऐसे में फिर एक बार मोदी सरकार कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर कैप्टन अभिलाषा बराक बनी कॉम्बैट एविएटर, ऐसा करने वाली पहली महिला। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना को आज एक आर्मी एविएशन कॉर्प्स के रूप में पहली महिला अधिकारी मिल गई है दोस्तों। कैप्टन अभिलाषा बराक ये कारनामा करने वाली पहली महिला बनी है। भारतीय सेना के अनुसार अभिलाषा ने सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिसके बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में उन्हें आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभिलाषा 36 सेना पायलट के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, कैप्टन अभिलाषा बराक को दोस्तों कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा, ताकि उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ जाए। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब उठाने जा रहा है बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की मदद के लिए एक बार फिर सऊदी अरब ने मदद का हाथ बढ़ाया है दोस्तों। कर्ज के बोझ तले और दबे पाकिस्तान को इस संकट से उबारने के लिए सऊदी अरब ने उसे $3 अरब की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री अल जदान ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि हम फिलहाल पाकिस्तान को $3 अरब की आर्थिक मदद देने के सौदे को अंतिम रूप दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी इस आर्थिक पैकेज को लेकर अधिक जानकारी का खुलासा नहीं किया है दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां अब ये कंफर्म हो गया है दोस्तों कि ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाकर बोरिस जॉनसन पार्टी कर रहे थे। जी हाँ, रिपोर्ट में लगी मुहर, क्या जाएगी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कुर्सी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आखिरकार जिससे डर रहे थे, कल उससे उनका सामना हो गया। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ अधिकारी सू ग्रे ने उस रिपोर्ट का लेखा जोखा दिया है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष सिविल सेवक ने डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हॉल में अत्यधिक शराब का सेवन किया और कोरोना नियमों की अनदेखी की। जी हाँ दोस्तों, बोरिस जॉनसन के घर पर आयोजित लॉकडाउन पार्टी की एक स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे पार्टी गेट रिपोर्ट कहा जा रहा है। सू ग्रे की रिपोर्ट के मुताबिक जब कोरोना लॉकडाउन की वजह से कई प्रतिबंध लगे हुए थे, ब्रिटिश अधिकारियों ने कार्यालय में शराब का सेवन किया, आपस में झगड़े की और तोड़ फोड़ की। इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, मंत्री ऋषि सुनक और कैबिनेट सचिव साइमन केस की 9 तस्वीरें भी प्रकाशित हुई। ऐसे में सवाल यह है दोस्तों, ये मुहर तो अब लग चुकी है, यानी वेरीफाइड हो चुका है दोस्तों कि इन्होंने जुर्म किया है। ऐसे में क्या अब प्रधानमंत्री की कुर्सी जाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने अब न्यायपालिका पर उठाए गंभीर सवाल, पाकिस्तानी जुडिशरी की जमकर की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती सरकार का विरोध करते हुए काफी आगे बढ़ गई है। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका पर सवाल तो उठाए ही हैं दोस्तों, साथ में पाकिस्तानी जुडिशरी की शान में कसीदे भी पढ़नी शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने भारत की जुडिशरी की, भारत की न्यायपालिका की दोस्तों घोर इंसल्ट, घोर बेइज्जती करने की कोशिश की और पाकिस्तान की न्यायपालिका की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान में एक आदमी की लिंचिंग हुई थी, उन्होंने 6 लोगों को फांसी की सजा दी थी और 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
2015 के बाद यहाँ कई अखलाकों की लिंचिंग हो चुकी है भारत में, लेकिन उन्हें माला पहनाया जाता है, सजा नहीं दिया जाता है। उनकी जुडिशरी और इस जुडिशरी के बीच यही अंतर है, यानी पाकिस्तान की जमकर तारीफ की गई है, पाकिस्तान के न्यायपालिका की, और भारत की न्यायपालिका को खराब बताया गया है, वो भी महबूबा मुफ्ती के द्वारा दोस्तों, जो कि भारत का ही अन्न खाती है और भारत को लेकर ही हमेशा विरोध करती हैं दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या जवाब होगी महबूबा मुफ्ती को लेकर दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इनको किस देश में वापस चले जाना चाहिए दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां पर अमरनाथ यात्रा में पत्ता भी नहीं हिला पाएंगे आतंकी, यात्रियों को मिलेगी 3 लेयर की सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच ये बताया गया है कि अमरनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को अब 3 स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा लोगों की सुरक्षित यात्रा के लिए अन्य तमाम उपाय भी किए जाएंगे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में कितने भाई बहन हैं जो इस बार अमरनाथ यात्रा गए थे या फिर अब जा रहे हैं या जाएंगे, कमेंट में बताना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां मोदी सरकार के 8 साल पर लोकसभा चुनाव का आगाज, पार्टी ने तैयार किया 2024 का रोड मैप, मंत्रियों को दी गई खास जिम्मेदारियां। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। बुधवार को दिन भर चली बैठक में लोकसभा प्रवास योजना का खाका तय किया गया है। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री देश के 144 लोकसभा सीटों पर प्रवास और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। प्रत्येक मंत्री एक लोकसभा में सीट में 3 दिनों का प्रवास करेंगे। प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री कोविड से मरने वाले कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नव मतदाताओं से संवाद करेंगे। बीजेपी की बैठक में नरेंद्र मोदी जी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, खासकर योजनाओं के लाभार्थियों तक बीजेपी सीधे पहुंचने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी दोस्तों, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता और कितने लोग मानते हैं कि वापस से मोदी सरकार ही बनेगी, बताना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर जब केशव प्रसाद मौर्य पर बिफरे अखिलेश यादव, बाप तक पहुंच गई बात, जिसके बाद योगी जी को संभालना पड़ा मोर्चा। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी बहस हुई और बात इतनी बढ़ गई दोस्तों कि खुद नेता सदन में सीएम योगी को खड़े होकर माहौल को शांत करना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ये कहे जाने पर कि क्या आपने सफाई की जमीन बेचकर सड़क बनाई थी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बिफर पड़े दोस्तों, बौखला उठे और वो अपनी सीट से खड़े हुए और कहा कि क्या तुम पिताजी का पैसा लाते हो, राशन बांटा तो क्या पिताजी का पैसा था। अखिलेश के ये कहते ही दोनों तरफ से शोर शराबा होने लगा तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी मोर्चा संभालते हुए खड़े हुए और सबको मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पिताजी तक की बात अखिलेश यादव ने कह दी है दोस्तों। ऐसे में एक नेता के मुंह से इस प्रकार की बातें और अभद्र भाषा का उपयोग सही नहीं लगता है दोस्तों, जबकि वो सीएम भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, क्या किसी भी नेताओं पर पर्सनल कमेंट करना सही है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा आप लोग क्या कहते हैं। ऐसे में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पीएम आवास योजना में अब मिलेगी 3 गुना अधिक रकम। आखिर क्या है सरकार का नया प्लान, बता दें। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं और आपके लिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, अब इस खास योजना के तहत घर बनाने के लिए 4 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी पहले से तिगुनी रकम। समिति ने कहा है कि अब घरों को बनाने में लागत बढ़ गए हैं, ऐसे में अब रकम को भी बढ़ा देना चाहिए। अगर इस प्रस्ताव पर सहमति होती है तो लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक पैसा मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों आखिर क्या है इस प्रस्ताव में। दरअसल इससे पहले झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 4 लाख रुपए देने की अनुशंसा की थी। समिति के सभापति दीपक बिरुआ ने मानसून सत्र के अंतिम दिन प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा था। बिरुआ ने कहा है कि बीपीएल परिवार अपनी तरफ से 50,000 से 1 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चल रही पीएम आवास योजना के तहत बन रहे घरों की लागत 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए
की जाए ताकि व्यवहारिक तौर पर घर बन सके और लोग इसके लिए आगे आए। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार 4 लाख करेगी दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। कुछ मदद राज्य सरकार को भी करनी पड़ेगी पीएम आवास योजना में। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर किसानों को सरकार दे रही है 15 लाख रुपए। फटाफट कर सकते हैं आप लोग भी अप्लाई। क्या है तरीका हम आपको बता दें, अगर आप भी किसान योजना का लाभ पा रहे हैं तो अब आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। दरअसल केंद्र सरकार किसानों पर मेहरबान है। किसानों की आय बढ़ाने और उनके कर्जे उतारने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है दोस्तों। अब सरकार किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपया मुहैया करा रही है। आइए जानते हैं कैसे आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने पीएम किसान FPO स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकार देश भर के किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ पाने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी, जिसमें किसानों को कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवाएं खरीदने में भी काफी आसानी होगी। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कैसे लॉग इन कर सकते हैं दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर आपको दे ही दी है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में किसी भी प्रकार की डाउट हो, कुछ भी प्रश्न आपके दिमाग में आए दोस्तों, मन में आए, तो आप बेझिझक कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। आपको वहीं के वहीं जवाब दे दिया जाएगा। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।